हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 जो इंटरव्यू सीरीज है, देखो उसमें हमने कई सारे वीडियो बनाए, लेक्चर 1 2 3 4 करके हमने कंटिन्यू किया। तो उसमें जो है हम कोर कंसेप्ट्स को डेवलप किए। कोर कंसेप्ट्स के बारे में हमने बताया कि इंटरव्यू में जाने से पहले वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो चीज़ें बेसिक्स इंटरव्यू में एक्चुअली वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में उस चीज के बारे में बताया। फिर हमने लैंग्वेज से लेकर के आपके क्वेश्चंस वगैरह, ये सारे चीजों को हमने उसमें डिस्कस किया। ये हम जो दूसरा सीरीज ये चला रहे हैं वो कोर इशू है। कोर इशू देखो ऑलवेज ट्रू रहता है, उस चीज को चेंज एक तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये लास्ट मोमेंट सीरीज है, इसमें आज सीरीज नंबर 1 है। तो इसमें कुछ चीजों को हम देखेंगे जो कि अभी रिसेंट चर्चा में है और उन चीजों को रिसेंट टाइम में आपको करना है। नो डाउट जो फर्स्ट जिनका है वो उनका सेकेंड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसमें से देखो जो फर्स्ट वाले हैं तो कुछ हम इश्यूज ट्राई करेंगे कि हम डेली एक 10 से 15 मिनट का वीडियो डेली डाल दें और उस चीज को आप देखें, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो नो डाउट जिनका फर्स्ट होगा तो उनको कुछ कम इशू, फिर डिफरेंट जैसे जैसे इंटरव्यू होता जाएगा हम उसमें से कुछ वो टॉपिक भी शामिल करते जाएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। जैसे जैसे जो भी हमारे पास जो कैंडिडेट, मैं जिन कैंडिडेट्स को जानता हूँ 30+ कैंडिडेट्स जो हैं, देखो 35+ थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस वाले थे वो उनका ड्यू टू लैक ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स और वट एवर ईरर, या फिर वो जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से उनका। तो अभी हमारे पास 30+ कैंडिडेट्स हैं। तो सेकेंड को भी है, फोर्थ को भी कैंडिडेट का है, सिक्स को भी है। उस ढंग से हमारे कैंडिडेट्स का कंटिन्यू, इनफैक्ट लास्ट 25th हो रहा है, 25th को भी है। तो हम जैसे जैसे कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते जाएंगे, वो कुछ जो हमें फीडबैक देंगे, इनपुट देंगे, हम उसके आधार पर भी चीजों को, तो अभी जो भी चलेगा मैं कोशिश करूंगा कि डेली एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का चीज हम कवर इसमें करते जाएं, ताकि वो फायदा में से हो। देखो ए लॉट ऑफ थिंग्स जो भी है कि अब बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी अवेयर हो इस बात से कि जो थ्री कंपोनेंट्स है, थ्री कंपोनेंट्स में से ऑल थ्री का इक्वल वेटेज है। इक्वल वेटेज इन द सेंस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। अब मान के चलो पेपर 1, तो किसी ने पेपर 1 में एक्सेलेंट लाया, किसी ने पेपर 2 में एक्सेलेंट लाया, किसी ने पेपर 1+2 कंबाइंड एक्सेलेंट लाया, किसी ने इंटरव्यू में एक्सेलेंट किया। बट एट द एंड ऑफ द डे जो तीनों कंपोनेंट का मार्क्स मिला करके आपका यदि कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, तब आप सिलेक्शन हो गया। जैसे अभी कुछ कैंडिडेट्स जो थे, जिन लोगों का जो आपका क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस वाले थे, अब ईडब्ल्यूएस में कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन यदि आपका मार्क्स, जिनका भी उसमें से जिनका प्रॉब्लम हुआ है, उनका मार्क्स यदि जनरल प्लस में है, यानी कि जनरल का कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उन्हें कॉल लेटर दिया गया है। तो हमेशा इस वजह से अब इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में भी फायदा आपको तभी है जैसे एकदम जो बॉर्डर पे होंगे। हमेशा मैंने बताया ना कि नॉर्मली आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू अच्छा तो करना ही है। अभी जो बचा हुआ, अब आपके पास इंटरव्यू ही बचा हुआ है, दोनों वो पार्ट तो आपका चला गया है। लेकिन जनरली जिनका 15 जितना कट ऑफ, आप अभी नहीं जान रहे हो कि कितने मार्क्स हैं, अभी आपको बेस्ट देना है। पॉजिटिव उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जैसे पेपर 1 में पता है कि हाँ हमारा इतना परसेंट मार्क्स है, इतना मार्क्स करीब आ रहा है। पेपर 2 में तो वो पॉजिटिविटी, लेकिन आपका वॉट एवर स्कोर अब तक है, जो अब वो चला गया है। अब आपको इंटरव्यू में फोकस करना है, ठीक है। एक ये जवाहरलाल नेहरू जी का कोट है, फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। हम जो भी क्यों फेल होते हैं कि हम फॉरगेट, भूल जाते हैं कि हमारे आइडियल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो गांधी कहते हैं ना कि इंड इज नॉट ओनली जस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी देखता हूं, गांधी जी के लाइफ और बड़े बड़े पर्सन का देखो, ये लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना कि आपका इंड से ज्यादा जो होता है वो मीन्स जो होता है, जो रास्ते आपने फॉलो किए हैं। जैसे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वगैरह ये वो होता है। अभी जैसे 2 दिन पहले, इस बार दिस इज द फर्स्ट टाइम कि विद इन 1 मंथ आपका प्री का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई किए, आप लोगों में से जो भी इसको देख रहे हो, कुछ लोग क्वालिफाई हो गए, कुछ लोग डिसक्वालीफाई। फॉरगेट ऑल दैट। लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर दिस इज नॉट ओनली अबाउट एग्जाम, फेलियर अबाउट लाइफ। लाइफ में हमारा क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। यदि आप जैसे जस्ट अभी एक कैंडिडेट के बारे में मैं इंटरव्यू मॉक ले रहा था, उसने बोला कि मेरा यूनिफॉर्म फोर्स ही यूनिफॉर्म
हमें जॉब चाहिए। उस यूनिफ़ॉर्म जॉब में यदि मैं असिस्टेंट कमांडेंट में फेल होता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज़ में प्रिपरेशन करूँगा। सिविल सर्विसेज़ में स्टेट में भी प्रिपरेशन करूँगा। स्टेट में भी डीएसपी नहीं मिलेगा, मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, सब इंस्पेक्टर। आप ये मादा यदि रखते हैं कि मुझे ये टारगेट है कि मुझे वर्दी में ही जाना, हाँ, अब ये चीज़ें करो कि किसी का हाइट नहीं पूरा हो रहा है, किसी का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन जो यदि क्राइटेरिया क्वालीफाई कर रहा है, तो इस बार, नेक्स्ट बार 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क, 5 मार्क से हो रहा। लेकिन आपको जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप। तो वो चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना कि फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। अब जो एग्जाम जिस समय रिटन पार्ट में है, आप उस चीज को कवर नहीं करते हो, ये इस चीजों को, तो अभी हमको इसमें भूलना है। हम इसमें से आज हम बहुत ज्यादा इशू नहीं डिस्कस करेंगे, एक दो तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कुछ कुछ चीजें जो करंट में जो चल रही है, उसको हम कुछ कुछ इशू को रेगुलर रूप से डेली हम 15 मिनट्स के करीब का एक एक वीडियो ये करते जाएं, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जिनका बाद में है तो उनको अधिक वीडियोज मिल जाएंगे, और उनको एक्चुअल जो इंटरव्यू का है वो भी इनपुट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये यूनाइटेड नेशंस 75 ईयर्स इसके हुए, और आपका वर्ल्ड वार टू, इनफैक्ट कल जो है, कल 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस के दो कारण से इंपॉर्टेंट है। एक तो 75 ईयर्स पूरा हुआ, और रिसेंटली जो है इंडिया जो है यूएनएससी का, इंडिया यूएनएससी का, यूएनएससी में जो आपका है वो 2 इयर्स के लिए नॉन परमानेंट मेंबर, जो देखो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इनफैक्ट बहुत बार पूछा जाता है 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, और बहुत बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उस समय जल्दीबाजी में उस चीज को भी ध्यान नहीं रख पाते, हो जाता है समटाइम मिस्टेक्स, बट दैट इज नॉट एन इशू। तो आपको एटलीस्ट 5 परमानेंट मेंबर्स को ध्यान रखना है। वो 5 परमानेंट मेंबर कौन है? आपके यूएसए है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, आपका फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो, तो 5 परमानेंट मेंबर के पास बीटो पावर है। अब बीटो पावर क्या होता है? बीटो पावर का मतलब है कि वन मेंबर भी यदि किसी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो इसका मतलब है वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, यानी कि ऑल 5 शुड एग्री ऑन सम इशू। इस चीज को बीटो पावर कहते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो डिफरेंट रीजन से वो सेलेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं 2 इयर्स के लिए। तो इंडिया का इस टाइम जो मेंबर स्टार्ट होगा, ये 8th टाइम स्टार्ट होगा, यानी 1 जनवरी 2021 से लेकर के 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा। तो 21 दिसंबर 2022 तक चलेगा, और दिस इज 8th टाइम इंडिया मेंबर बना। और 193 मेंबर यूएन में 186 समथिंग जो है इंडिया ने वोट पाया। तो 2/3 वोटिंग एटलीस्ट वो चाहिए होता है, 2/3 वोटिंग मिनिमम चाहिए होता है, तो इंडिया के लिए एक अच्छा था। तो यूनाइटेड नेशंस इनफैक्ट कल जो है आपका 75 ईयर्स कंप्लीट किया। अब ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार टू भी आप देखोगे सितंबर में आपका वर्ल्ड वार टू इंड होता है। वर्ल्ड वार टू में देखो, तीन मेजर पावर जो वो एक्सिस पावर जो होते हैं, और इधर से मेजर पावर यूएस वगैरह जो विनिंग पावर है। लेकिन लूजिंग पावर में तीन जो होते हैं, जिसे ये में जापान, जर्मनी और आपका इटली, ये तीनों एक तरफ से फाइट किए। तो इनफैक्ट जापान पर फर्स्ट टाइम जो हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैरी एस ट्रूमैन, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, एफडी रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट का जो है वो डेथ हो गया आपका वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में ही। तो उसके बाद हैरी एस ट्रूमैन आए। ट्रूमैन ने इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो आपका हैरी एस ट्रूमैन है, वही एक तरह से कोल्ड वार के लिए वो और आपके ये आपके यूएसएसआर दोनों में जो ये बीच में चला, तो हैरी एस ट्रूमैन कहीं ना कहीं वो मेजर रूप से वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो उन्होंने एक तरह से ये सोचा कि यदि हम नहीं गिराएंगे बॉम्ब, तो हो सकता है यूएसएसआर इस चीज में लीड ले ले, और जापान पे इन्होंने जो है एटम बम ये गिरा दिया। अब उसके कारण जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो जापान पर एटम बम गिरा दिया गया, उसके कारण वहां प्रॉब्लम हुआ। तो वो प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो सॉरी हाँ, वो प्रॉब्लम इनफैक्ट हुआ, और उसके कारण ही यूनाइटेड नेशंस का आपका गठन पर जोड़ दिया गया। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार जब देखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1980 में ये फिनिश हुआ, तो उसमें लीग ऑफ नेशंस एक बना था, लीग ऑफ नेशंस।
अब इस ड्यूरेशन में आया है तो इस चीज को भी देख लोगे। तो लीग ऑफ नेशंस में डिफरेंट कंट्री शामिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से सक्सेस नहीं था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है वो मोर और लेस सक्सेस। अब देखो इसमें से जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि 6 मेन ऑर्गन्स हैं। फिर उसमें जो चीजें चल रही है, जैसे आपका ये जो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक घटनाएं जो होती है कुछ इंटर रिलेटेड चीजें होती है। जैसे जो आपका कुलभूषण जाधव वाला केस जो है, तो कुलभूषण जाधव वाला केस जो है आईसीजे में गया था, ठीक है, हमारे इंडिया की तरफ से। जो हरीश साल्वे फेमस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो उस चीज में उस केस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये इसको यूनाइटेड नेशंस के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपके बात उससे जानना चाहिए। इस 75, तो अब देखो फैक्चुअल हमेशा ये चीजें हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस यदि आप नहीं जानते हो, नो इशू, फैक्चुअल चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो और उसमें सॉरी बोल सकते हो कि पार्डन सर, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन इस यूनाइटेड नेशंस जो है 75 ईयर्स में क्या सक्सेस देखा, क्या फेलियर देखा। सक्सेस कहीं ना कहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है, इनफैक्ट देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में फिनिश हुआ, और आपका जो ट्रीटी ऑफ वर्साई था, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1920 में साइन हुआ। यानी कि विद इन 20 ईयर्स में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। लेकिन अभी 75 ईयर्स सिचुएशन पास हो गया है। कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है, सिक्योरिटी काउंसिल पार्टिकुलरली है और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो वर्ल्ड को पीस देने में सक्षम रहे हैं। डिफरेंट बहुत सारे कंट्री को जो इंडिपेंडेंस था उसमें इसने अहम भूमिका निभाया। लेकिन कहीं न कहीं फेलियर भी रहा कि वर्ल्ड जो है अभी भी टेररिज्म, वायलेंस, ये सारी चीज़ों से ग्रसित ही है। इनफैक्ट यूएन रिज़ोल्यूशन के विदाउट भी अमेरिका ने इराक पे अटैक कर दिया। तो कहीं न कहीं जो है यूएस हेजेमनी वगैरह ये सारी चीज़ें, ये फेलियर में है। तो सक्सेस और फेलियर ये आपका ओपिनियन यहाँ मायने रखता है। तो इस चीज़ को दोनों को आप देख लोगे, स्मॉल में एक बार स्टडी कर लोगे, मेन बॉडी क्या है, इसके क्या-क्या ये मैंडेट्स हैं, ठीक है? और इनफैक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखो ग्लोबल पीस में ही नहीं, ये जो आपका जो डब्ल्यूएचओ है, तो डब्ल्यूएचओ को भी कहीं न कहीं ये यहाँ से इनडायरेक्टली रूप से सपोर्ट मिलता है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस जो आपके आज के डेट में वर्क कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यदि ये जो इश्यू है, चेंजेस ऑफ डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन अफेयर्स, यानी फॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हो। इंडिया जो नाम था और नाम से हम क्वाड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। नाम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, इनफैक्ट उसके एस्टेब्लिशमेंट में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो कहीं ना कहीं जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो दुनिया एक तरह से उसके बाद दो खेमे में बट गया। एक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का जो मुखिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसने जो भी नेटो वगैरह भी बनाया, और नेटो आज भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ नेटो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, 28 शायद डायरेक्ट मेंबर हैं। उसके बाद उसके नेटो एलाइज लाइक स्टेटस बहुत लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जैसे पाकिस्तान वगैरह को। उसके बाद देखोगे कि जो आपका तो नेटो इसने बना लिया। उसके बाद ये यूएसएसआर ने एक तरह से वो अपना अलग जो सोवियत ब्लॉक बनाया उसमें से। तो यानी कि एक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में दुनिया डिवाइड हो गई, और दूसरा जो आपका था सोशलिस्ट वर्ल्ड में डिवाइड हो गई। लेकिन फिर बाद के दिनों में आप जो जर्मनी का जो बर्लिन वॉल, कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड पीस में जो आज हम कुछ देख रहे हैं, यूनि जो डाई बाइपोलर वर्ल्ड था उसमें बाइपोलर से यूनिपोलर हुआ, और इनफैक्ट अब जो है मल्टीपोलर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को फिर से आपका चाइना उसे चैलेंज दे रहा है। इंडिया अपना एक अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस बीच में उस टाइम में जो इंडिया जैसे कंट्री, जैसे इंडिया, इजिप्ट, आपके इंडोनेशिया, ये सब, श्रीलंका, तो ये सब सारे लीडर्स जो थे उन्होंने मिल करके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया। इंडिया में कंटिन्यूअस जो है इंडिया के जो हेड ऑफ स्टेट में ये या फिर मेनली प्राइम मिनिस्टर देखा जाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो कि मैक्सिमम टाइम जो है हेड ऑफ स्टेट, सॉरी हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी ऑफ टाइम पार्टिसिपेट उसमें किए। लेकिन रिसेंट टाइम में देखोगे कि हम नाम की तरफ कहीं ना कहीं जो
अब हमारा जो झुकाव है वो कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम क्वाड की ओर शिफ्ट कर जा रहे हैं। इंडिया अभी कहीं ना कहीं जो ऑटोनोमिक ऑटो जो है नोमिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को अपना रहा है कि हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में देखा जाए तो जो रियलिटी, वो जो कहते हैं ना पाल्मस्टम्स डिक्टम, तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक मैंने आपको लेक्चर कराया था, ऐसे ही वो जनरल, ये इंटरव्यू सीरीज में वो नहीं था लेकिन मैंने जनरल ये करवाया था। तो पाल्मस्टम्स डिक्टम कहता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी ऑफ एनी कंट्री, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इज देयर, कि हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट भी टाइम के साथ चेंजेस होते जाता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि नो डाउट नाम तब के लिए रेलेवेंस था, लेकिन जब जो आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है फिर, तो यूएसए एक तरह से सिर्फ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। लेकिन अभी जो है चाइनी हेजीमोनी जो है, चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल, तो उसमें और चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, अच्छा खासा लंबा है, ठीक है ना। इनफैक्ट देखोगे बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर पड़ता है, तो बांग्लादेश के साथ जो भी बॉर्डर है कहीं ना कहीं मोर और लेस जो कुछ प्रॉब्लम था तो बहुत सारी चीजें सोल्व हो चुकी है, कुछ स्टैंडिंग इशू है। लेकिन देखो जब आपसे पुअर आपसे मींस वीकर कंट्री है तो आप बहुत टेंशन नहीं लेते हो, लेकिन इंडिया के साथ जो है टू होस्टाइल नेशंस हैं, टू होस्टाइल नेशंस जो है वो चाइना है और पाकिस्तान, और दोनों न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। अब चूंकि इंडिया का दोनों से कॉमन एनिमिटी है तो चाइना और पाकिस्तान जो है एक दूसरे से मिल गए, तो थ्री जो आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यहाँ है, और इंडिया टू होस्टाइल नेशंस को फेस कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में प्रॉब्लम, तो हम कहीं ना कहीं क्वाड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हमने फॉर्मल उन चीजों को नहीं किया है, अभी हम जस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह इन सारे चीजों को, लेकिन अभी एक मिलिट्री के रूप में इसको स्टेब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी मालाबार एक्सरसाइज है, तो उस मालाबार एक्सरसाइज को स्ट्रेंथन करके जो क्वाड के सारे मेंबर्स को प्रॉपर इंटीग्रेशन करने का प्लान है। तो क्वाड में आपके कौन कौन आ जा रहे हैं? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब देखो चारों के चारों में क्या आपकी कॉमन है, ये कहीं ना कहीं सबके सब चाइना के से परेशान है। अब यूएस यूएस ऐसा नहीं है कि पुअर है और यूएस स्ट्रांग है, इनफैक्ट मिलिट्री रूप से अभी भी यूएस स्ट्रांगर है, इकोनॉमिक रूप से अभी भी स्ट्रांगर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब देख रहा है कि हमारा जो अनडिस्प्यूटेड फर्स्ट पोजीशन था वो हमारा छीना जा रहा है। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस वगैरह, जैसे रसिया हमारा क्या था, टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑलवेज था, लेकिन उस टाइम टेस्टेड फ्रेंड के तौर पे से, लेकिन हम क्या है, चेंज होते जा रहे हैं। हम अपना जो है डायमेंशन जो है, डायरेक्शन जो है वो फिक्स ये फोकस करते जा रहे हैं यूएसए की ओर। यूएसए इज नॉट ओनली अ पावर बट कहीं ना कहीं कल्चरल पावर भी है। जैसे हमारा जो एक सॉफ्ट पावर के तौर पे आज देखो यूएसए में इंग्लिश चल रहा है, यूएसए की इंग्लिश आपके लिए यूएसए की चीजों को समझना आसान है। रसिया में जब जस्ट इमेजिन करो यहाँ से कोई डॉक्टर पढ़ने के लिए मेडिकल जा रहे हैं तो आपको रशियन सीखना पड़ेगा। यूएसए में आप डायरेक्ट यूएस इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, लेकिन कल्चर वाइज भी इंडिया में बहुत अधिक लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। अब मैं अपना खुद ही देखता हूं तो बहुत सारे हमारे बैचमेट या फ्रेंड्स हैं यूएसए या कनाडा और या फिर वेस्टर्न यूरोप के कंट्री में है। लेकिन यूएसए या फिर सोशलिस्ट वर्ल्ड में देयर आर वेरी फ्यू, आई डोंट नो, जस्ट कपल ऑफ फ्रेंड्स होंगे। लेकिन आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप जहां है, वहां बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं। तो ऐसे ये चीजों में तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये चीजें है कि चेंजेस जो हो रहा है, जो चेंजेस टाइम को भी, टाइम के अनुसार भी ये चेंजेस हो रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप देख लोगे, कहीं ना कहीं देखो हर फैक्ट्स को आपको नहीं जानना है लेकिन ओपिनियन को। अब जैसे ईरान के साथ हमारा जो इशू है, ईरान के साथ आप देखो कि लॉन्ग टाइम एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम से ही हमारा चल रहा है, ईरान और इराक वगैरह से रिलेशन चलता था, ठीक है। तो इराक को जो को मेसोपोटामिया कहा जाता था और ईरान को फारस कहा जाता था। तो फारस और मेसोपोटामिया ये सबसे हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेशन चल रहा है। लेकिन बीच में क्या है, हम यूएस प्रेशर में कहीं ना कहीं, लेकिन दिस इज नॉट ओनली यूएस प्रेशर, दिस इज द रियलिटी ऑफ टाइम। आपको उस रियलिटी का ऑफ टाइम, आप वर्ल्ड में अपने को स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो चीजों को आपको ये चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ईयर 1900 ये 2019 में इसका 100 ईयर्स पूरा हुआ।
और इस समय जो है बहुत सारे लेबरर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो है आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना चाहिए। स्मॉल इन्फॉर्मेशन आप इसको गैदर कर लो 2-4। देखो ऑल थिंग्स कहीं न कहीं आज की डेट में जो यूपीएससी है, तो एक बहुत ब्रॉड डायमेंशन है। इंटरव्यू वगैरह में भी आपके पास ब्रॉड डायमेंशन होता है, तो आपको उस ब्रॉड डायमेंशंस में चीज़ों को कवर करना पड़ता है। अभी क्या है जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल शटडाउन हुए तो एक तरह से इंट्रा कंट्री जो इंट्रा कंट्री फिर देखो इंट्रा कंट्री यानी कि कंट्री के भीतर प्रॉब्लम हुआ, फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह के कंट्री में या फिर और बहुत सारे कंट्री में इंडियंस थे, फिर तो इनको बहुत सारे लेबरर्स थे या फिर जो हमारे यहाँ जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनको लाने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया। इन सारे चीजों को देखोगे और ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लोगे। आज के लेक्चर में ये है, हम नेक्स्ट आगे ऐसे ही कंटिन्यू कुछ-कुछ टॉपिक को हम ये चलते रहेंगे, ठीक है? तो उन टॉपिक्स को हम डेली कोशिश करेंगे डेली का डेली एटलीस्ट 10 टू 15 20 मिनट्स जो भी टाइम परमिट करेगा, हम उतना रेगुलर रूप से करते रहेंगे। जिन कैंडिडेट्स का जो भी है, जो डीएएफ हमारे पास हैं, हम उनको टाइम दे रहे हैं जैसे-जैसे जिनका-जिनका आता जा रहा है। देखो हमने 25 प्लस कैंडिडेट्स का हमने 1 टू 1 मॉक कर लिया है। अब जो भी हम सेकंड राउंड का चल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें से हमारे साथ एटलीस्ट 1 पर्सन और रहते हैं। हम ट्राई करेंगे कमिंग डेज़ में 2 कम से कम 2 को और ऐड करें तो 3 एटलीस्ट हो जाएँगे। एटलीस्ट 2 हम मिल करके कर रहे हैं सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मैं अकेले कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो किसी के लिए भी है इस समय पैसे-वैसे कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका जिनका भी फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपको सेल्फ से कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ करना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन होता है, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तो अभी कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हमसे हो सकता है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। देखो ऑब्वियसली बात है मेरे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट होगा मुझे खुशी होगी और मैं अपना चीज़ों को आगे एक्सपेंड कर पाऊँगा और कहीं न कहीं आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे तभी चीज़ें चलेंगी आगे क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। मेरे खुद के एक्सपेंडिचर होते हैं ये चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों ने आपने बोला कि सर पैसे कितने चाहिए? मैंने बोला ठीक है अभी कुछ नहीं दो, जिनको यदि सेलेक्ट हो जाते हो तो अपनी खुशी से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देना। तो जो कैंडिडेट का डीएएफएम उनका तो कर ही रहे हैं और करेंगे ही। कुछ का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ का 1 टाइम कर चुके हैं, हम कुछ किसी का 2 टाइम्स भी कर चुके हैं जिनका पहले था और हम कमिंग डेज़ में सबको करेंगे। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं वो अपना डीएएफ हमें या तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 या फिर 7404909669 पे टेलीग्राम कर सकते हैं। जिनको भी जैसे डाउट लगता है कि हम बहुत अच्छा रिटेन पार्ट में नहीं कर पाए, तो साइमल्टेनियसली आपको टेस्ट वगैरह देते रहें क्योंकि आप ऑलरेडी उस लेवल तक पहुँच चुके हैं, तो अब आप थोड़ा-सा टेस्ट वगैरह दें तो आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? तो हम कंटिन्यू इसमें करते रहेंगे और जब इंटरव्यू वन्स स्टार्ट हो जाएगा तो देखो जिनका पहले है उनको तो उस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन जिनका भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंटिन्यू डे रहेगा तो हम उनके क्वेश्चंस इनपुट भी हम डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू।